बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, GSU की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक क्या इंतहाई अहम फैसला किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 20 मिनट तक क्या होता रहा, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या इंकिशाफ किया, ये भी बताएंगे आज के इस दो टोक में। और फिर जनरल अमजद शुएब के मुतल्लिक क्या इंतहाई अहम खबर आई है। राय साहब, मेरा ख्याल है कि हम शुरू यहीं से करते हैं इस खबर से। लेकिन शायद ये बताना आज बहुत ज़रूरी इसलिए भी राय साहब कि हुकूमत वक्त किस किस्म के इक़दामात माजी में भी करती रही है पाकिस्तान के अंदर, और किस किस्म की पॉलिसीज़ इनकी रही हैं। राय साहब, दुनिया टेलीविज़न जब लॉन्च हुआ तो मैं पहले दिन से ही दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक रहा। आप जियो न्यूज़ समा को भी आपने हेड किया, जियो को भी आप स्टेशन दुबई के अंदर आप हेड करके आए। एक बड़ी पोजीशन पे आप रहे बहुत सारे चैनल्स के ऊपर। और आपको याद होगा कि दुनिया टीवी में जब आप आए बीइंग द हेड ऑफ इस्लामाबाद ब्यूरो, और मैं उन दिनों हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग था हेड ऑफिस के अंदर, और हर चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही होती थी। पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, एडिटोरियल पॉलिसीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, और किसके हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा, टेलीविज़न चैनल्स का होता है। तो पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना और ये सारा काम हमारा था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और मैं आज चूँकि आपने तो प्रोग्राम का जो हमने रन डाउन लगाया था वो कुछ और था, मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि ये हुकूमत करती क्या रही है। राज साहब, मुझे आज भी याद है कि आपने जो एक खबर दी, वो खबर ऐसी थी कि शायद वो हाउस ऑफ शरीफ को पसंद नहीं आई, और वो जो स्टील किंग हैं वो पाकिस्तान आते हैं, आपने उसको ब्रेक किया, बताया कि वो आ गए हैं और किन हालात में आए। आज सियासी जमातों का वो बयानिया है कि बगैर वीज़े के लोग यहाँ पर लैंड करते रहे हैं। राज साहब, ये आज पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, माजी में भी हुआ, और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता क्या कहा गया। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाता हुए चाहूँगा कि आप बताएं हमें कि असल कहानी क्या थी, और ये भी, और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में जो मेरी गुफ्तगू हुई थी मरियम नवाज से आपके मुतल्लिक, वो मैं किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, हार्वे स्ट्रीट क्लिनिक पे खड़े होकर मुझे क्या कहा गया था। लेकिन बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि ये हुकूमत कैसी है शहबाज शरीफ की, और जो कुछ जनरल शुएब के साथ हुआ इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। देखिए आसिफ साहब, मैं जब दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ था तो मैंने खबर दी थी सज्जन जंदाल की पाकिस्तान आमद जी। बगैर वीज़े के, और उसके बाद सज्जन जंदाल को बड़े प्रोटोकॉल के साथ, शाहाना प्रोटोकॉल के साथ मरी ले जाया गया और वहां पर शरीफ फैमिली के साथ मुलाकात हुई। हाशमी साहब, ये खबर देना मेरा बहुत बड़ा जुर्म बन गया। उसके बाद जिस किस्म की धमकियों का और दबाव का मुझे सामना करना पड़ा, एक सहाफ़ी के तौर पर मेरा हक था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक्टिविटीज को कवर करता, प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी जो खबरें हैं उनको इकट्ठी करता और लोगों तक लेके आता। एक तो मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिला बंद कर दिया गया, उसके बाद धमकी आमेज कॉल्स का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो इसके अलावा 3-4 और बड़ी दास्तानें हैं इस हुकूमत की, जो इस किस्म की सहाफ़ियों को दबाने की जो कोशिश करते हैं। खैर, आपको याद होगा कि हमने वो खबर भी नशर की, उस खबर के ऊपर हमने स्टैंड भी लिया, और फिर वो खबर 100% दुरुस्त भी साबित हुई। लेकिन अभी इसके मुतल्लिक बात करने के बजाय जरा जल्दी से जरा अमजद शुएब साहब की खबर पर बात करते हैं, और फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अमजद शुएब साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है साहब, और बरी भी कर दिया गया, और कैमरों से तस्वीरें निकाल कर और फिर उनके फ़ोन का पोस्टमार्टम भी किया गया है कि वो किस किस से राब्ते में थे। लेकिन राय साहब, अमजद शुएब का ताल्लुक, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में वो बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं इमरान खान साहब के। अगर आज वो इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आपको बातें पसंद नहीं आ रही।
और उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे ना कोई ओहदा चाहिए, जो हक सच की बात होगी वो हम करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। और जज साहब जो शवाहिद पेश किए गए हैं उनके हवाले से वो एनफ नहीं थे कि एक टेलीविजन प्रोग्राम में अगर कोई बैठकर सवाल करता है और आप उसका जवाब देते हैं और आपके साथ ये सलूक किया जाए। राज साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लोग टेलीविजन प्रोग्राम्स और जो टीवी ऑनर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो भी थोड़े मोहतात हो जाएंगे कि ये ना हो कि हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि अमजद शुएब को टारगेट किया गया है, विक्टिमाइजेशन की गई है अमजद शुएब साहब के हवाले से। और सुनने में आ रहा है कि लिस्ट बहुत लंबी है मजीद लोगों के हवाले से भी, प्रोग्राम्स जो में बैठते हैं और जो इमरान खान या पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं इमरान खान नहीं कहूंगा, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो इलेक्शन की बात करते हैं, जो मुल्क की मईशत को सहारा देने की बात करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही उसके खिलाफ बात करते हैं, उन सब के खिलाफ एक तहरीक और एक मुनज़्ज़म प्लानिंग जो वो तैयार की गई है। लेकिन अमजद शुएब साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और अदालत की तरफ से ये फैसला है राय साहब। हाशमी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब को बरी तो कर दिया गया, लेकिन अब एक और उनके खिलाफ घिनौनी वारदात भी की गई है। यानी एक तरफ तो जनरल अमजद शुएब साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो वहां प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि जनाब अमजद शुएब साहब को मुकदमे से डिस्चार्ज ना किया जाए। उनका ख्याल ये था कि 3 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड हम जनाब अमजद शुएब साहब का लें, उनको मजीद अजियत दें। जिस तरह से उनकी पहले एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर यह देखा गया कि उनके वॉशरूम में कैमरा भी लगा हुआ था और बिल्कुल इस तरह से उनको ट्रीट किया गया जैसे वो पाक फौज के साबिक जनरल नहीं है, बल्कि भारत की रॉ एजेंसी के कोई जासूस हैं। 2 जंगे लड़ने वाले जनरल के साथ ये सलूक किया गया। अब हाशमी साहब, ये इतना भोंडा किस्म का केस था कि जनरल अमजद शुएब साहब ने यह कहा कि मैंने जो अल्फाज कहे थे जिनकी बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं उन अल्फाज पर कायम हूं और मेरा नहीं ख्याल कि इन अल्फाज में मैंने कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश की। उसके बाद हाशमी साहब, जज साहब ने भी एक तंजिया फिक्रा बोला, क्योंकि प्रोसिक्यूटर और वहां पर पुलिस का यह मौकफ था कि हमें अभी भी जनरल अमजद शुएब की आवाज को इसका एक टेस्ट करना है और इसको मैच करना है। तो उस पर जज साहब ने कहा फिर तो आप ऐसा करें कि जनरल साहब को आप नादरा ले जाएं और उनसे पूछ लें कि ये अमजद शुएब ही हैं या उनका कोई हमशक्ल है। यानी इस किस्म के तंजिया रिमार्क्स भी दिए गए और उसके बाद इस भोंडे केस में चारों नाचार जाहिर है कि अमजद शुएब साहब को रिहा किया गया। लेकिन हाशमी साहब, अब उनके खिलाफ एक और एक्शन भी किया गया, क्योंकि यहां से तो ये भोंडा जो केस था उसमें उनकी बरियत हो गई। अब FIA को यूज किया गया है जनरल अमजद शुएब साहब के खिलाफ। और आपको याद होगा कि एक इजरायली जरीदा है, एक इजरायली जरीदे के इजरायली सहाफी, उन्होंने ये खबर दी थी कि जब शहबाज शरीफ UAE के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा कि एक इजरायली डेलीगेशन का तैयारा और शहबाज शरीफ का तैयारा ये एक ही एयरपोर्ट पर बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे और ये बहुत गैर मामूली बात है। और क्या मुमकिना तौर पर इजरायली डेलीगेशन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, ये खबर किसी पाकिस्तानी सहाफी ने नहीं दी थी। ये एक इजरायली सहाफी हैं जो कि आप ये कह लें कि एविएशन की बीट भी करते हैं और उनके मुतल्लिक ये मशहूर है कि इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं उनका वो डेटा ट्रैक करते हैं। ये उनकी वजह शोहरत भी है। अब हाशमी साहब, ये एक इतला उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था, एक क्वेश्चन मार्क रेज किया था कि ये दोनों तैयारे बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे, तो क्या शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई इसराइली वफ्द के साथ या नहीं। अब जनरल अमजद शुएब साहब ने उसी स्टोरी के मुतल्लिक जिक्र किया। सिर्फ जनरल अमजद शुएब साहब ने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान के अखबारात में भी इसी किस्म की स्टोरी छपी कि एक इसराइली सहाफी ने यह दावा किया है। बहुत से वीलॉग्स हुए और उस स्टोरी को कोट किया गया। जाहिर है कि जनरल अमजद शुएब साहब ने यह तो नहीं कहा कि मुलाकात हुई या नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ उस स्टोरी को कोट किया। तो अब उस स्टोरी के ऊपर पीका एक्ट के तहत, बदनामे जमाना पीका एक्ट के तहत, अब जनरल अमजद शुएब साहब के ऊपर FIA में एक और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले यह खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन हमारे जराए ने और मेरे जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी तस्दीक की कि अमजद शुएब साहब को इससे पहले इसी खबर के सिलसिले में 3 मरतबा FIA तलब कर चुका है। यह खबर पहले सामने नहीं आई थी
3 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी है और अब यह कहा गया है कि अच्छा आप यहां से अगर बरी हो गए हैं तो हम आपको उस केस में फंसाएंगे और पीका एक्ट के तहत अब FIA जो है वो जनाब अमजद शोएब साहब को दोबारा से हिरासत में लेने की तैयारी कर रहा है। दूसरा, हाशमी साहब, अमजद शोएब साहब रिहा हो गए, 3 दिन उनको रखा गया हवालात में। तो क्या हुआ है, शहबाज गिल उनको हवालात में रखा गया, बराना किया गया, तशद्दुद किया गया, वो भी वापस आ गए। जनाब अमजद शोएब साहब भी मजीद आप ये कह लें कि उनको अवाम में पजीराई मिली, लेकिन ये जो एक तस्वीर है इसने इस हुकूमत के चेहरे पर और ज्यादा सियासी कालक मल दिया है। आजम सवाती भी रहा है साहब, इनका जो और भी चेहरा बहुत है सारे लोग हैं जो एक एक करके गए और एक एक करके वापस आ गए और ये मजीद लोग खुद एक्सपोज हुए। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा राय साहब, जो कुछ हुआ वो तो एक तरफ है और जिस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये भी एक तरफ, लेकिन खान साहब का जो बयान सामने आया और उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर ये कहा कि अवाम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। हर शख्स भारी कीमत चुका रहा है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है, और ये सब तोहफे हैं जो जनरल बाजवा खान साहब ये कहते हैं कि इस हुकूमत की शक्ल में उन्हें पाकिस्तान की अवाम को दिए गए। अपने पैगाम में वो ये भी कहते हैं कि PDM के हुकूमत के 11 माह में रुपए की कदर 65% गिर चुकी। रुपए की बेकदरी से मुल्क पर कर्जों में 14,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका और महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। राय साहब, मेरा ना सवाल ये है कि मैं आज मिफ्ता इस्माइल साहब को सुन रहा था और उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई रुकन नहीं है, इनका ताल्लुक उसी जमात से जिसके डार साहब जिस जमात के में इस वक्त मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि अवाम फैसला कर ले कि मेरी वजारत ठीक थी या मैं ठीक काम कर रहा था या डार साहब ठीक काम कर रहे हैं। यानी इनके अपने लोग इनके खिलाफ जो है बोल रहे हैं। डार साहब जब लैंड किए थे, राय साहब आपको याद होगा, सरकारी जहाज में भागे, सरकारी जहाज में वापस आए और लोगों ने ये ट्वीट्स की खबरें लगवाई गई कि डार अभी जहाज से उतरे भी नहीं है डार साहब, और जो डॉलर है वो डर गया, डार से डॉलर डर गया। लेकिन आज जो डॉलर है वो आसमान से बातें कर रहा है और डार साहब जमीन पे इस वक्त लेटे हुए हैं। अब कोई क्यों नहीं बोलता राय साहब? आपको लगता है कि ये 285 जो इस वक्त कोट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट में डॉलर लेने जाएं तो 290 रुपए पे स्टैंड करता है और वो भी आपको मिल नहीं रहा, और जो पाउंड है वो 340 क्रॉस कर चुका है। ये कभी वापिस आएगा? और फिर जनरल बाजवा साहब आज गोशे तन्हाई में, जिससे वो कहते थे कि मैं गुमनामियों में चला जाऊंगा, तन्हाई में चला जाऊंगा, क्या सोच रहे होंगे? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, या वो आज भी प्लान कर रहे होंगे कि इस चीज़ का भी जवाब दिया जाए, किस सहाफ़ी को फ़ोन करके जो गुफ्तगू है, जो दिल का गुबार है या अपना मौक़िफ़ है वो लिखवाया जाए, और सहाफ़ी शायद उनका कोई अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा। हाशमी साहब, एक रिश्तेदारी पूरे पाकिस्तान पर भारी, मियां नवाज शरीफ की ये जो रिश्तेदारी है इसाक डार के साथ, ये पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ी है। और ये कह कौन रहा है? ये एक ऐसी शख्सियत कह रही है जो कि GHQ के बहुत करीब समझी जाती है, ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझी जाती है, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि फौजी यूनिवर्सिटी है, वहां से इसी शख्सियत की एक वीडियो वायरल हुई है। हाशमी साहब, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर जाकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद उन्होंने लेक्चर दिया। इससे पहले जब जनरल फैज अमीर DG-ISI थे तो वो भी इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर जाके देते रहे। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो वो भी यहाँ जो वर्कशॉप्स होती थी उनमें जाकर लेक्चर देते थे। अब मिफ्ता इस्माइल के मुतल्लिक ये समझा जाता है कि ये GHQ के बहुत करीब हैं, GHQ की मर्जी के मुताबिक ये अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बना रहे थे। और एक आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे तो हटा दिया गया, अब देखें कि किस तरीके से GHQ उसके ऊपर रिएक्ट करता है, क्योंकि IMF के साथ इसाक डार ने जो डील तोड़ी। तो मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझा जाता है। अब मिफ्ता इस्माइल की जो वीडियो वायरल हुई है, जो उन्होंने इस्लामाबाद में एक फौजी यूनिवर्सिटी में खिताब किया NDU में, वहां मिफ्ता इस्माइल ये तासुर दे रहे हैं और ये अल्फाज बोल रहे हैं कि इसाक डार ने पाकिस्तान को अपनी नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से 5,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। और उनका तासुर ये था, उनके अल्फाज इस किस्म के थे
कि इसहाक डार इंतहाई नालायक हैं, इंतहाई नाअहल हैं और उनको सिर्फ नवाज शरीफ का रिश्तेदार होने की वजह से पाकिस्तान में वजीर खजाना के तौर पर मुसल्लत किया गया और इस रिश्तेदारी की वजह से पाकिस्तान की मैशत जो है इसको इतना नुकसान पहुंचा है कि ये 10 साल तक रिकवर नहीं कर सकती। हाशमी साहब, अब जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, जो एक ही दिन में 19 रुपए के करीब इजाफा हो गया, और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, असल में तो ओपन मार्केट में ये तकरीबन कोई 27 रुपए तक इजाफा हो गया है और अब ये प्रिडिक्शन है कि 300 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। इसका साफ मतलब आसान अल्फाज में आम लोगों को समझाएं तो जिस घर का माहाना खर्च अगर आज के दिन में इस डॉलर के मजीद महंगा होने से पहले 40,000 रुपए था, तो इस एक दिन में उनका माहाना खर्च 10 से 12,000 रुपए सिर्फ एक दिन के अंदर बढ़ गया। ये इतनी बड़ी तबाही हुई है। 225 अरब रुपए के मजीद टैक्स इसहाक डार ने लगा दिए। उसके बावजूद हाशमी साहब, फिच की जो रेटिंग आई है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, तो उन्होंने मनफी के आखिरी दर्जे में फेंक दिया है। अब आप जरा जनाब बाजवा का वो स्टेटमेंट जो कि जावेद चौधरी साहब को उन्होंने दिया एक कॉलम की सूरत में, जो फरमाइशी कॉलम लिखवाया उन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा कोट करके कि जनाब बाजवा ये समझते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो मुल्क को नुकसान हो जाएगा। इमरान खान साहब जिस वक्त हुकूमत उन्होंने छोड़ी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, जब उनकी हुकूमत गिराई गई, तो उस वक्त 16 अरब डॉलर के पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो इस वक्त 3 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। अभी कोई आप देखें कि 70 मिलियन के 700 मिलियन डॉलर का इनको कर्जा लेना पड़ा है अपने फॉरेन रिजर्व्स को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। तो 11 महीने में 16 अरब डॉलर से ये 3 अरब डॉलर के ऊपर लेके आ गए। 5.97% ग्रोथ रेट था जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी, और अभी 2% के ऊपर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट गिर गया है, 2% के ऊपर। 20 अरब रुपए फौजी बजट पर कट लग गया हाशमी साहब, 20 अरब रुपए। फौज को पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ रही है। इमरान खान साहब की वो बात 100% दुरुस्त साबित हो गई कि जब मैशत आपकी गिरेगी तो सबसे पहले आपका दिफा मुतासिर होगा, और यह मुसद्दका खबर है कि 20 अरब रुपए का फौजी बजट पर कट लगा दिया गया है। तो अब आप बताएं कि जनाब बाजवा के मुतालिक जो इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया कि जनाब बाजवा की वजह से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर यह कहर नाजुल हुआ है, क्या जनाब बाजवा इससे इनकार कर सकते हैं? अपनी तो उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेने की कोशिश की 6 माह की शहबाज शरीफ से, वो एक्सटेंशन भी उनको नहीं मिली। यानी जिस लालच में उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, वो एक्सटेंशन भी नहीं मिली। शाहिद खाकान अब्बासी का एक वीडियो, हाशमी साहब एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तस्दीक कर रहा हूं कि जनाब बाजवा ने आखिरी 7 दिनों में भी एक्सटेंशन लेने की पूरी कोशिशें की। यानी जनाब बाजवा की एक्सटेंशन एक तरफ, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को बहिरा अरब में गर्क कर दें, उनकी एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी था, 6 महीने की मजीद एक्सटेंशन। उसके लिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, जो कि अब गवाही दे रहे हैं खुद नून लीग के लोग कि आखिरी वक्त में भी वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते रहे। और आज आप देख लें हाशमी साहब कि बिजली की कीमतों में इमरान खान साहब ने जहां हुकूमत छोड़ी थी उसके बाद 300% इजाफा, गैस की कीमतों में 275% इजाफा, डॉलर की कीमत में तकरीबन 95% इजाफा, और उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा हो गया है। तो अब इस पर जनाब बाजवा की कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जनाब बाजवा ने यह भी कहा था कि मेरे जो असासों के मुतालिक खबर आई 12.7 अरब रुपए की, तो ये असासे मैंने कानूनी तौर पर बनाए थे। हो सकता है उन्होंने कानूनी तौर पर बनाए हों, अव्वल तो हमें नहीं पता कि कैसे 12.7 अरब रुपए के असासे बनते हैं। चले उनकी फैमिली के या उनके समदी साबिर मिट्टू के असासे थे, लेकिन उन्होंने ये खबर लॉन्च करवाई थी कि मैं इन असासों का ऑडिट करवाऊंगा और उसकी रिपोर्ट कौम के सामने पेश करूंगा। लेकिन अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो वो असासों की ऑडिट की रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग अदालती मामला होगा या ऑडिट का मामला होगा, क्या सच है क्या झूठ है ये अदालतों में साबित होगा। लेकिन हाशमी साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जनाब बाजवा की उस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, 22 करोड़ लोगों पर कहर नाजिल हो गया, और उस एक डिसीजन की वजह से वो पाकिस्तान जो 6% के ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, वो पाकिस्तान जो कि एशियन टाइगर बन सकता था, अब ये हालत आ गई है कि कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और महंगाई का एक ऐसा तूफान है कि आपकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी खत्म हो गई है।
अब आपकी लोएस्ट क्लास रह गई है या वो करप्ट एलीट क्लास रह गई है जो कि पाकिस्तान के अंदर अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलविस है। राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और अब तमाम लोग इस वक्त बंद कमरों में बैठकर जायजा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले से तमहीदें बांधना शुरू कर दी कि जनाब इस फैसले का ये मतलब नहीं, इसकी तशरीह की जरूरत अगर हुई तो हम अदालतों में जाएंगे और 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट से ये फैसला जो है वो सुनाना है। हर शख्स अपनी एक तशरीह कर रहा है, लेकिन ये 3-2 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक इजलास हुआ है और गेम राय साहब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि खेली जाएगी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन के हवाले से, जिनसे मदद चाहिए, उनको खतूत लिखे जाएंगे, खतो किताबत का सिलसिला शुरू होगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांगी जाएगी, वजारत दिफा से अगर आपने फौज मांगनी है तो उनको भी खत लिखा जाएगा, वजारत खजाना से पैसे और फिर दीगर जितने भी महकमे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उनको भी खतूत लिखे जाएंगे और वो कर देंगे इनकार और वो जवाब उठाकर आप ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, क्योंकि कल को लोगों ने जाना है तौहीन अदालत की दरखास्त में। पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये तौहीन अदालत होगी और तौहीन अदालत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर लगेगी। ऐसा वो जो जवाब पेश करते हैं, क्योंकि ये तमाम जो वजारतें हैं वो अल्टीमेटली तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है उसके अंडर आती है, और अगर ये सपोर्ट नहीं मिल रही तो यकीनन तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पर लगेगी। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो खबरें आ रही हैं, बिलावल जरदारी ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। और अगर आय साहब आपको याद हो, माजी में भी बिलावल जरदारी साहब कह चुके हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो 90 दिन से ऊपर जाए और आइन के खिलाफ हो। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो। राय साहब, योर टेक ऑन दिस, और फिर ये भी हमें बताएं कि इलेक्शन कमीशन कितना का तैयार है और कितना का पीछे हट रहा है और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले को डिफाई करने के लिए। हाशमी साहब, एक आर्मी चीफ के मुतालिक भी खबर है, जनाब आसिम मुनीर साहब के मुतालिक। आर्मी चीफ के मुतालिक वो खबर भी शेयर करते हैं और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब जो एक नई वारदात डाली है उसके मुतालिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। ये जिस इजलास का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये है कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर आप पंजाब में इलेक्शन करवाएं। पंजाब की हद तक 90 दिन, और फिर केपी असेंबली जिस दिन तहलील हुई थी उस दिन से आगे 90 दिन के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन ने हमारे जराये के मुताबिक इस हुकूमत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि हम ये कहेंगे कि वजारत खजाना को हमने खत लिखा। पहले तो वजारत खजाना इस खत का जवाब देने में ताखीर करेगी, गैर मामूली ताखीर। उसके बाद वजारत खजाना की जानिब से यह कहा जाएगा कि इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास इस वक्त फंड्स मौजूद नहीं है। क्रिकेट के मैचेस करवाने के लिए फंड्स हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इस वक्त फंड्स मौजूद नहीं है। उसके बाद वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करें। वजारत दाखिला इस खत का गैर मामूली ताखीर से जवाब देगी और वो जवाब ये होगा कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के अमले को और वोटर्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। उसके बाद हाशमी साहब, ये जो खतूत जब आएंगे इनकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब सबमिट करेंगे और ये कहेंगे कि देखें, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, यानी इलेक्शन कमीशन अपनी स्किन सेव करेगा। अपनी स्किन सेव करने के लिए ये बहाना बनाएगा कि देखें, हमें ना तो सिक्योरिटी मिल रही है, ना हमें वसाइल मिल रहे हैं, यानी ना फंड्स मिल रहे हैं, तो हम किस तरह से इलेक्शन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। उसके बाद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा फिर ये हियरिंग करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को फिर वजारत खजाना के जो जिम्मेदारान हैं उनको बुलाना पड़ेगा, वजारत दाखिला के जिम्मेदारान उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल ये टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे और इनका प्लान ये है कि अगर 1-2 लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लग भी जाती है, शहबाज शरीफ तक बात आते आते नीचे, तो कोई बात नहीं, हम तौहीन अदालत लगवा लें 1-2 लोगों के ऊपर, लेकिन हम किसी भी सूरत इलेक्शन में ना जाएं, क्योंकि इलेक्शन में अगर हम गए तो हमारी जो एक सियासी मौत है, हमारा जो एक सियासी ताबूत है, उसके ऊपर एक आखिरी कील ठोंकी जाएगी, क्योंकि ये इमरान खान साहब का इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। और इस वक्त हाशमी साहब जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब पंजाब में भी 3/4 अक्सरियत से और केपी में 3/4 अक्सरियत से भी ज्यादा मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे।
तो ये खौफ है जिसकी वजह से ये पूरे इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। अब हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक खबर मैंने कल भी शेयर की थी अपने प्लेटफॉर्म पर, और आज उस खबर की भी तस्दीक हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ से, जो कि जाली मैंडेट वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये मुलाकात हाशमी साहब एक ऐसे वक्त में हुई है जब IMF के साथ आपका जो एग्रीमेंट है इसमें एक हफ्ते की कम से कम मजीद ताखीर हो गई है। डॉलर आपका रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया। आपके कर्जों में एक दिन में, सिर्फ आज के दिन में 15% तक इजाफा हो गया, जो गैर मुल्की कर्जे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने आपकी जो रेटिंग है उसको मनफी कर दिया और चारों नाचार फौजी बजट में कट लगाना पड़ा। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जहाजी साइज की काबीना और मरियम नवाज के सरकारी प्रोटोकॉल पर अखराजात। हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में जाहिर है कि जब इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे मकबूल लीडर हैं, तो इस वक्त फिर जब सवालात खड़े होते हैं कि PDM की हुकूमत जो कि करप्ट भी है, नाअहल भी है और डिलीवर भी नहीं कर सकी, आखिर इनको और इनकी हुकूमत कायम रखने के लिए कौन सहारा दे रहा है और क्या जवाब है इनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए। तो इस पूरी सूरत हाल में फिर जब उंगलियां उठती हैं, जो सवालात उठते हैं वो इलेक्शन कमीशन पर भी उठते हैं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी उठते रहे और इस्टेब्लिशमेंट पर भी उठते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो मुलाकात हुई है, ऐसी सिचुएशंस में ये जो मुलाकातें होती हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे और उनकी जब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैंने एक खबर दी थी, उस वक्त भी मुझे नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से बहुत धमकाया गया था। उस वक्त जनरल राहिल शरीफ ने जाकर वहां पर नवाज शरीफ को कहा था कि ये पैनामा लीक्स का मसला हल करें, इसकी वजह से मुल्क में एक इंतशार भी फैल रहा है, लोगों का जो ट्रस्ट होता है रियासत के ऊपर, निज़ाम हुकूमत पर, वो खत्म हो रहा है, तो इसको आप सॉर्ट आउट करें, अदालत के अंदर ये मुकदमात चलने रहें, यानी इसके ऊपर आप असरअंदाज ना हो। तो इस किस्म के हालात में जो मीटिंग्स होती हैं हाशमी साहब, तो फौजी क़यादत की जानिब से जो सिग्नल दिए जाते हैं वो बड़े मानीखेज होते हैं, बड़े मीनिंगफुल होते हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ को भी इसी किस्म का सिग्नल दिया गया था। तो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं बड़े समझदार हैं, बड़ा मैंने देखा जो कमेंट्स करते हैं उनमें एक शऊर नजर आता है, बड़ी हमारी एजुकेटेड किस्म की व्यूअरशिप है। और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका एक सियासी शऊर है, चाहे उनका ताल्लुक देहात से है, चाहे उनका ताल्लुक शहरों से है, तो वो जरा इस मुलाकात के अंदर जो खबर हो सकती है उसको तलाश करें। हिंट हमने दे दी, आपको इशारे दे दिए हैं, आप इतने समझदार हैं कि इसके अंदर से जो असल खबर है वो निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह